स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरजपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू के पास खेती के लिए कोई जमीन तो नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। बिरजू ने गांव के जमींदार से ब्याज पर कुछ कर्जा भी ले रखा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 12 साल का बेटा जगदीश था। एक दिन की बात है जब बिरजू अपनी पत्नी के साथ नदी पार के गांव में जा रहा था कि अचानक नाव दुर्घटना हो जाने के कारण दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि उनका बेटा जगदीश उनके साथ नहीं था तो वो बच गया। अब 12 साल का जगदीश एकदम अनाथ हो चुका था। गांव के लोगों ने ही उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब जगदीश को पूछने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे इधर उधर से मांग कर वो खाता और अपना गुजारा करता। एक दिन गांव का जमींदार जगदीश के पास आया और कहने लगा, अरे जगदीश, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मेरा कर्ज वापस किए बिना ऊपर चला गया। तू बता मुझे कैसे वापस लौटाएगा मेरा कर्ज। जगदीश बोला, जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह से आपको पैसे वापस लौटाऊंगा। ले देकर मेरे पास सिर्फ मेरी झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। जमींदार बोला, अरे मैं उस झोपड़ी का क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तेरे पास तो तुझे सारी जिंदगी मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और मैं तुझे उसके पैसे भी नहीं दूंगा। मेरे खेतों में काम करके ही तू कर्जा चुका सकता है। जगदीश नादान था। वो जमींदार की बात आसानी से मान गया। कहने लगा, ठीक है जमींदार जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, जगदीश जमींदार के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहां पर मजदूरी करने के बाद जमींदार उसे सिर्फ रात का खाना ही देता था और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले, इन्हें खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। जमींदार जगदीश पर बहुत ही अत्याचार करता था। उसे खूब मारता पीटता। बेचारे जगदीश का जीवन किसी जानवर से भी बदतर हो चुका था। लेकिन जगदीश मजबूर था, वो कुछ कर नहीं पाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब जगदीश 20 साल का एक नौजवान बन चुका था। एक दिन सुबह जगदीश को उठने में थोड़ी देर हो गई तो वो जल्दी जल्दी उठकर जमींदार के खेतों की तरफ भागने लगा। अपने आप से कहने लगा, अरे बाप रे, उठने में इतनी देर हो गई, जल्दी से खेतों पर पहुंचता हूं वरना जमींदार जी बहुत गुस्सा करेंगे। और जैसे ही जगदीश खेतों में पहुंचा तो जमींदार वहां पर लाठी लिए गुस्से में खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर जगदीश घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, उठने में थोड़ी देर हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जमींदार बोला, अच्छा तुझे माफ कर दूं? अरे एक बार तुझे माफ करूंगा तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। रुक जा, अभी सबक सिखाता हूं तुझे। ये कहते हुए जमींदार जगदीश को बेरहमी से पीटने लगा। वैसे तो जगदीश हमेशा ही उसकी मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि जमींदार के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज जगदीश जमींदार को जवाब देते हुए कहने लगा, बस करिए जमींदार जी, कितना मारेंगे? रात में आपने ही मुझसे देर तक खेतों में काम करवाया था, इसीलिए तो मुझे घर वापस जाने में देरी हो गई और फिर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, तो भला इसमें मेरी क्या गलती? जमींदार जगदीश का ये जवाब सुनकर आग बबूला हो जाता है और कहने लगा, अच्छा तो क्या इसमें मेरी गलती है? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पल कर मुझसे ही जुबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखा मरेगा तब अपने आप आएगा मेरे पास लौटकर। जगदीश ने जब जमींदार की ऐसी कड़वी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जगदीश उदास मन से कहने लगा, ठीक है जमींदार जी, मैं जा रहा हूँ।
वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर चला गया। उसे भी पता नहीं था कि वो कहां पर जा रहा है, मगर जगदीश उस गांव से दूर चला जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। रोते रोते उस गांव से चलता जा रहा था। अपने आप से वो कहने लगा, अब कभी वापस लौटकर मैं इस गांव में नहीं आऊंगा, चाहे मुझे किसी भी तरह से अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा जगदीश एक जंगल के पास जा पहुंचा और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ आवाज सी सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तब तो। जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे देखा तो वहां पर एक हिरन था। जगदीश हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त। हिरन जगदीश के साथ कुछ देर तक खेलता रहा और फिर हिरन उछलता कूदता वहां से भाग गया। तभी जगदीश की नजर वहीं पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु महाराज पर पड़ी। साधु महाराज वहां पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जगदीश को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु महाराज मुस्कुरा दिए और प्यार से बोले, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। जगदीश साधु महाराज के बुलाने पर उनके पास चला गया। साधु महाराज ने कहा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। जगदीश बोला, हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। भूख प्यास और थकान से शरीर भी बहुत व्याकुल है। साधु ने कहा, अच्छा तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी में जाकर कुछ फल उठाकर ले आओ। जगदीश ने साधु की बात मान ली और झोपड़ी के अंदर से कुछ फल उठाकर ले आया। साधु ने उसमें से कुछ फल ले लिए और बाकी के फल जगदीश को देते हुए कहा, ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। जगदीश को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। वो बोला, धन्यवाद बाबा, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो आपको बस इतना ही कहा था कि मैं भूखा हूँ। साधु महाराज बोले, बस यूं समझ लो बेटा कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। जगदीश साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपना एक हाथ साधु महाराज की तरफ बढ़ा दिया। जगदीश का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगे और बोले, वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजाओं और महाराजाओं के हाथों में देखी है। बेटा तुम तो बहुत ही तकदीर वाले हो। जगदीश को साधु की बात सुनकर हंसी आ गई और कहने लगा, ये आप कैसी बातें करते हैं महाराज? आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीरें पढ़ना तो आता ही नहीं। साधु बोला, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जगदीश ने कहा, मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर मैंने बस जमींदार की मार ही खाई है। अरे, मेरे जैसी किस्मत तो भगवान किसी और को ना दे। और आप कहते हैं कि मेरे हाथों में राजाओं और महाराजाओं वाली लकीरें हैं। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, जगदीश साधु महाराज के दिए हुए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगा। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो चुका था और जगदीश को एक गांव दिखाई दिया। गांव देखकर जगदीश को बड़ी ही खुशी हुई। सोचने लगा, आखिरकार गांव आ ही गया। मुझे यहाँ पर कम से कम जंगली जानवरों के बीच में सोना तो नहीं पड़ेगा। इतना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जगदीश गांव में ही इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगा। तभी उसे मोहनलाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान दिखाई दी। मोहनलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से वो बड़े ही प्यार से बात करता था। उसने जगदीश को देखा तो कहा, अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए?
तुम यहाँ के तो नहीं लगते। जगदीश बोला, हाँ बाबा, मैं यहाँ का तो नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई भी नहीं चाहिए। मुझे तो आपकी दुकान में कुछ काम मिलेगा, बदले में आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए जगह दे देना। मोहनलाल बोला, ठीक है, तुम यहाँ पर सब मिठाइयों के डब्बे संभालने में मेरी सहायता कर दो। मैंने अपने कामचोर बेटे को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया। जगदीश पूरे मन से मोहनलाल जी की मदद करने लगता है। मोहनलाल को भी जगदीश से बात करके बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रात होते ही मोहनलाल जगदीश को अपने घर ले गए, जहां पर सिर्फ मोहनलाल और उनका बेटा अकेले ही रहते थे। मोहनलाल की पत्नी वर्षों पहले गुजर चुकी थी। मोहनलाल के बेटे ने जब जगदीश को देखा तो कहने लगा, अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए आप? मोहनलाल बोले, तमीज से बात कर बेटे, ये जगदीश है, आज रात ये यहीं पर रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत सहायता की है। और तुम क्यों नहीं आए दुकान पर? आज कितना काम था वहां। अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, मैं सब जानता हूँ कि तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होगा। खैर वो सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। तभी जगदीश बोला, नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ पर रहने की जगह दी तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। मोहनलाल ने कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जगदीश बोला, हाँ, आता है, और देखना मेरे हाथों का खाना खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर जगदीश ने मोहनलाल और उसके बेटे के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। मोहनलाल बोला, आओ जगदीश, तुम भी बैठो, हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। जगदीश बोला, क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ बैठो यहाँ पर। मोहनलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था कि जगदीश की आंखों में आंसू आ गए। कई वर्षों के बाद जगदीश के साथ किसी ने इतने प्यार से बात की थी। मोहनलाल जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? जगदीश बोला, बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मेरा मन थोड़ा भर आया। चलिए अब सब एक साथ भोजन करते हैं। इसके बाद वे सभी एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। अगले दिन सुबह जगदीश जल्दी उठ गया और उसने सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया। आज उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके नए जीवन की शुरुआत हुई हो। जगदीश बोला, सेठ जी जल्दी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अपने बेटे को भी उठा दीजिए। सेठ ने कहा, वाह क्या खुशबू है नाश्ते की। अरे तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जगदीश, अरे ऐसा खाना तो मेरी पत्नी मेरे लिए बनाया करती थी, आज तूने मुझे उसकी याद दिला दी। और ये क्या सेठ जी लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे आज से चाचा कहकर बुलाया कर। मोहनलाल की ये बात सुनकर जगदीश को बड़ा ही अच्छा लगा। वो खुशी से कहने लगा, ठीक है मोहन चाचा। मोहनलाल के कहने पर उसका बेटा भी उठ गया। तीनों एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। जगदीश पूछने लगा, अरे ये कैसी आवाज है चाचा जी? अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लेकर आए हैं। वे इसी तरह से ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। मोहनलाल और जगदीश बाहर जाकर देखने लगे तो वाकई में महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो एक सैनिक बोला, सुनो गांव वालों, राजकुमारी सुनैना अपने विवाह के लिए एक उचित वर की तलाश कर रही हैं। वो भी नौजवान उनकी एक खतरनाक शर्त को पूरी करेगा। महाराज उसका विवाह राजकुमारी सुनैना से करवा देंगे और वो महाराज का उत्तराधिकारी भी होगा। आप में से जो भी राजकुमारी सुनैना की शर्त को पूरा करना चाहता है, कल सुबह महल में पहुंच जाए। ऐसी बात सुनकर गांव वालों में तो मानो हलचल सी होने लगी। कई लड़के राजकुमारी का दूल्हा बनने के लालच में राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का फैसला ले लेते हैं, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त क्या थी।
अब तो गांव का हर नौजवान राजकुमारी से विवाह करने का सपना देखने लगा। वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब मोहनलाल ने ये सब सुना तो अपने बेटे से कहने लगा, अरे बेटा, क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि काम तो मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद कर ले। उनका बेटा बोला, अरे ठीक है पिताजी, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या मालूम राजकुमारी मुझे देखते ही अपनी शर्त भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। राजकुमारी को मेरे जैसा बांका नौजवान भला कहाँ मिलेगा। मोहनलाल ने कहा, ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जिंदगी में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलता। जगदीश बोला, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी, मैंने भी जीवन में यही सीखा है। मोहनलाल ने जगदीश से कहा, अरे जगदीश, तुम भी कल महल में चले जाओ, क्या पता तुम्हारा भाग्य भी चमक जाए या फिर तुम्हें वहां पर कोई नौकरी मिल जाए। जगदीश बोला, चाचा जी, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ, शायद मुझे वहां पर कोई नौकरी मिल जाए। अगले दिन जगदीश और मोहनलाल का बेटा अजय दोनों महल की तरफ निकल चले। उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सभी के मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। फिर सभी गांव वाले महल की सभा में जा पहुंचे। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी सुनैना के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ ही दूसरे राज्यों के कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, राजकुमारी सुनैना कहने लगी, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी एक शर्त है, और जो भी उस शर्त को पूरा करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतने में एक दूसरे राज्य का राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। राजकुमारी सुनैना ने कहा, आप सभी ने हमारे महल के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य तो क्या, आसपास के कई राज्यों में भी सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि शेर को एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोगों को राजकुमारी की ऐसी शर्त के बारे में पता चला तो आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घरों को वापस लौट गए। मोहन जी का बेटा अजय भी डर के मारे वापस जाने को तैयार था, लेकिन जगदीश ने उसे रोक लिया। अरे आप कहाँ चले? अब यहाँ पर आए हैं तो एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। जरूर राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसीलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। अजय बोला, अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊं। जगदीश और अजय भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्होंने राजकुमारी को अभी तक ठीक से देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगी, जगदीश को राजकुमारी सुनैना का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। वो इतनी खूबसूरत थी कि जगदीश उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। लेकिन अजय उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला गया। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। राजकुमारी सुनैना ने कहा, देखा पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनकर ही यहाँ से चले गए। राजा ने कहा, बेटी, तुमने शर्त ही ऐसी रखी थी, लगता है कि तुम्हें विवाह करना ही नहीं था। लेकिन चलो, हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। राजकुमारी ने कहा, यह तो असंभव है पिताजी, ऐसा कोई वीर तो इनमें हो ही नहीं सकता। और फिर बाकी बचे हुए लोगों को लेकर वे सभी महल के बागीचे में गए। वहां पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर कैद था। शेर को देखते ही बाकी बचे हुए लोगों के होश भी उड़ गए, लेकिन जगदीश की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। जगदीश सोचने लगा, मेरे पास अब खोने को है ही क्या, वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब है, अब कौन है
जो मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच चमक जाए। जैसे ही शेर सामने आया तो बचे कुचे राजकुमार और गांव वाले भी वहां से भाग जाते हैं। अब सिर्फ जगदीश ही अकेला बच गया था। जगदीश को अभी भी वहां पर खड़ा हुआ देखकर राजकुमारी सुनैना चौंक पड़ी और कहने लगी, अरे नौजवान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा? नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहां तक रही जीवन की बात, तो मेरे पीछे सचमुच ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए रो सके, जिसके लिए मुझे जीने की चाहत हो। राजकुमारी बोली, ठीक है नौजवान, तो फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी किस्मत। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और जगदीश पिंजरे के अंदर चला गया। अंदर शेर गुस्से में जगदीश को देखकर दहाड़ रहा था। जगदीश पहले तो उसे देखकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सोचने लगा, शायद राजकुमारी की वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे शांत कराकर भी इसे घुटनों पे ला सकता हूँ। तभी जगदीश ने देखा कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहां से खून बह रहा था। इसीलिए शेर और भी ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर जगदीश की समझ में सब कुछ आ गया। सोचने लगा, चोट? मगर अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की, तो फिर इसके पैर में चोट कैसे आ गई? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि एक जंगली शेर है और इसे हाल फिलहाल में ही पकड़कर यहाँ पर लाया गया है। तभी शेर ने गुस्से में आकर जगदीश पर झपट्टा मारा, लेकिन जगदीश बड़ी ही फुर्ती से वहां से हट गया और वो शेर से कहने लगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर ने एक बार फिर से जगदीश पर झपट्टा मारा, लेकिन एक बार फिर जगदीश अपनी जगह से हट गया और उसने ऊपर से शेर को पकड़ लिया और शेर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शेर वाकई में शांत होने लगा। जगदीश कहने लगा, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे परिवार के पास छोड़ाऊंगा, उसी जंगल में जहां से तुम आए हो। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। जगदीश की ये बात सुनकर शेर सचमुच शांत होने लगा और घुटनों के बल बैठ गया, मानो वो जगदीश की बात को समझ गया हो और वो भी अपने घर वापस जाना चाहता हो। जगदीश अपने कुर्ते का छोटा सा कपड़ा फाड़कर उस शेर की चोट पर लगा देता है। यह नज़ारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। महाराज कहने लगे, बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त सचमुच पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि ये सिर्फ हिम्मत वाला ही नहीं बल्कि अक्लमंद भी है और इसके दिल में जानवरों के लिए दर्द भी है। सिपाहियों, इसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे जंगल में छोड़ाओ। राजकुमारी का आदेश पाकर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और फिर जगदीश को पिंजरे से बाहर निकालकर राजकुमारी के सामने पेश किया गया। जगदीश राजकुमारी से एक सवाल पूछता है, राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं था बल्कि जंगली था और इसे तो पहले से ही चोट लगी हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? राजकुमारी कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल में गई थी। वहां पर मैंने देखा कि ये शेर घायल अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। मैं इसकी देखरेख के लिए इसे अपने महल में ले आई, लेकिन ये अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाएं और मुझे विवाह भी ना करना पड़े। मुझे तो लगता था कि मेरी ये शर्त कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिखाया। महाराज खुश होते हुए बोले, सही कहा राजकुमारी ने, अब उसका विवाह हम बड़ी ही धूमधाम के साथ तुम्हारे साथ करवाएंगे और तुम ही हमारे उत्तराधिकारी होगे। ये सुनकर जगदीश बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल
वो कुछ सोचकर कहने लगा, राजकुमारी जी, आप इस शर्त से बंधी हुई नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना तो मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। जगदीश की ये बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी वो सब तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए मैं अब खुद ही तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी सुनैना का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ जगदीश के साथ कर दिया गया। जब ये खबर जगदीश के पुराने मालिक उस जमींदार तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसे लगा कि राजा बनने के बाद जगदीश उसे सजा दिलवाएगा और वो रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं भाग गया। उसके जाने से गांव के कई किसान खुश थे, क्योंकि जिनकी जमीनें उस जमींदार ने हड़प रखी थी वो सब जमीनें अब गांव के गरीब किसानों को वापस मिल चुकी थी। दूसरी तरफ ये खबर सुनकर जगदीश के चाचा मोहनलाल बहुत ही खुश थे। जगदीश अब राज्य का नया राजकुमार बन गया था और वो राजकुमारी के साथ उसी महल में रहने लगा। जगदीश को उन साधु महाराज की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि जगदीश, तुम बहुत ही तकदीर वाले हो। उसे लगा कि सचमुच उन साधु महाराज की बात बिल्कुल ठीक निकली और आज मैं इस राज्य का राजा बन चुका हूँ। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।